फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। रात करीब 11:30 बजे उन्होंने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह पिछले 1 महीने से कोरोना से लड़ रहे थे। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे चंडीगढ़ स्थित अपने घर पे ही इलाज करवा रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद 24 मई को उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। 30 मई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन तबीयत फिर बिगड़ने पर उन्हें 3 जून को चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था, जहां वे 16 जून को कोरोना नेगेटिव आ गए थे। नेगेटिव होने के बावजूद मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था और उन्हें बुखार भी आने लगा था। पीजीआई अस्पताल ने कल दोपहर में ही उनकी हालत गंभीर होने के संकेत दे दिए थे और रात 11:30 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। 13 जून को ही कोरोना से जूझते हुए मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया था। निर्मल कौर खुद नामी खिलाड़ी थी और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी थी। मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वो खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दी थी। इस खबर को दिखाते हैं। पाकिस्तान के गोविंदपुरा में 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया था। एथलीट बनने के पहले मिल्खा सिंह भारतीय सेना में भी कुछ समय तक रहे। 1956 में मेलबोर्न में आयोजित ओलंपिक खेल में उन्हें मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उसके बाद वे जिस तरह से एक के बाद एक मेडल पाते गए, वो उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं था। 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक झटकने वाले मिल्खा सिंह का नाम तभी से बच्चा बच्चा जानने लगा था। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 और 400 मीटर में कई रिकॉर्ड्स बनाए। 1958 में ही टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धाओं और राष्ट्रमंडल में 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीते। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1964 में उन्होंने एशियाई खेल में गोल्ड मेडल भी जीता। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को ही मिल्खा सिंह से फोन पर बातचीत की थी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही कामना की थी कि मिल्खा टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने और प्रेरित करने के लिए जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है, जिसने देश की कल्पना पर अपनी छाप छोड़ी थी और अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व की वजह से वो लाखों लोगों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत के महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद करता रहेगा। उनके परिवार और अनगिनत अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जुलाई में संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने की संभावना है। इसके पहले सांसदों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सांसदों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद सत्र में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोकसभा के 445 सदस्यों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जो सदस्य बाकी हैं, उन्हें भी 21 जून तक वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। सजगता सतर्कता बरतना इस संक्रमण के लिए आवश्यक है। हम कोविड गाइडलाइन की पालना करेंगे। उस समय जब सदन चलेगा, जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी। सरकार ने सत्र में पारित होने वाले विधेयकों की प्लानिंग कर ली है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 40 से ज्यादा बिल और 4 अध्यादेश लंबित है। कोरोना के कारण 3 सत्रों को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। 2020 का पूरा शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया गया था। एम्स और WHO के सीरो सर्वे की माने तो तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका कम है।
कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे की आशंका कम है। एम्स और WHO के सीरो सर्वे में 55.7% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है और 76.92% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक पाए गए, जबकि इसी सर्वे में 18+ वाले 63.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। ये सर्वे 2 से 17 साल के 700 बच्चों पर किया गया। दिल्ली, ओडिशा, यूपी और त्रिपुरा में ये सर्वे 15 मार्च से 15 जून के बीच हुआ। इस सर्वे के बाद सरकार ने भी कहा है कि बच्चों पर ज्यादा असर की बात सही नहीं है, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी करेगी। बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, केयर, ड्रग्स। इस बीच देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले मिले हैं। सरकार ने कहा है कि अभी चिंता की बात नहीं है। शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग और नागरिकों की अधिकारों की रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है, ट्विटर की नीति नहीं। साथ ही संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से पूछा कि नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। जब ट्विटर के अधिकारियों से ये पूछा गया कि क्या ट्विटर इंडिया देश का कानून मानता है, तो ट्विटर के प्रतिनिधियों का जवाब था कि वो अपनी नीतियों का पालन करते हैं। संसदीय समिति के सदस्यों ने पेश हुए ट्विटर के प्रतिनिधियों से लिखित रूप से ये बताने को कहा कि उन्हें ट्विटर इंडिया में कैसे रखा गया है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के मामले में उनके पास कितने कार्यकारी अधिकार हैं। केंद्र सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में ट्विटर को नए IT नियमों का तुरंत पालन करने का आखिरी मौका देते हुए नोटिस जारी किया था। किसान आंदोलन में एक ग्रामीण को जिंदा जलाकर मारने की सनसनीखेज घटना के बाद एक बार फिर से आंदोलन पर सवाल उठा है। किसान के आंदोलन पर एक बार फिर सवाल उठा है। इस बार हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक गांव वाले को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई की हत्या आंदोलन में शहीद बताने के लिए की गई थी। किसी का घर जड़ो, किसी का चिराग जड़ो, इन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस मामले में जींद के रहने वाले मुख्य आरोपी कृष्ण की झज्जर से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। धारा 302 का मुकदमा दर्ज करके 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। ये घटना 16 जून की है, जिसमें आरोप है कि मृतक मुकेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बाद में उसकी मौत हो गई। मुकेश ने अपनी मौत से पहले घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी। किसान आंदोलन में एक ग्रामीण को जलाए जाने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की। बहादुरगढ़ के मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने किसान आंदोलन में हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियों की जानकारी दी। न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बातों के सामने रखी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सीएम मनोहर लाल के बयान को निराधार बताते हुए मृतक मुकेश की हत्या को आत्महत्या कहा। जांच की मांग की। किसान नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। सुनी है हमने कि एक किसान ने वहाँ पे आत्महत्या करी है। कुछ लोगों का कहना है कि उसको जलाया गया है। ये एक जांच का सब्जेक्ट है पूरा, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण को मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की योजनाओं की 90% पहुंच की सराहना की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टीकाकरण 76% व 4 जिलों में 100% होने पर उप राज्यपाल और उनकी टीम को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज, औद्योगिक विकास की परियोजनाओं सहित अन्य कई विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात भी कही। यूपी पुलिस उमेद पहलवान को बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तलाश कर रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को वायरल करने के आरोपी उमेद पहलवान की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस ने उसके खिलाफ सामाजिक सद्भाव, शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में FIR दर्ज की है। पुलिस बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और दिल्ली NCR के इलाकों में उमेद की तलाश कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से ये नोटिस जाता है जो FIR इसमें पंजीकृत हुई थी। तो ये 160 CRPC का नोटिस है। ये ट्विटर इंडिया के जो हेड है उनको भेजा गया है और उसमें उनसे ये जानकारी मांगी गई है कि विभिन्न उनके अकाउंट डिटेल्स और अन्य जानकारी उनसे मांगी गई है। तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर आकर हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। बुजुर्ग की पिटाई के आरोपी परवेश गुर्जर ने जांच अधिकारी को बयान दिया है कि उसने गुस्से में आकर अब्दुल समद की पिटाई की और कल्लू नाम के आरोपी ने दाढ़ी काटी थी। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों को 7 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा है। ट्विटर इंडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज है। यूपी में मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से हो रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। यूपी ATS ने मेरठ और बुलंदशहर से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। मेरठ और बुलंदशहर से गिरफ्तार आरोपियों का ये गिरोह म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को भारत भेजता था और अवैध दस्तावेज बनवाने के अलावा जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरियां दिलाने का काम भी करता था। ऐसे व्यक्ति जो कि विदेशी हैं, इनके द्वारा यहाँ अपने आधार कार्ड, यहाँ के वोटर कार्ड इत्यादि इन लोगों ने बनाया हुआ है और यहाँ के सभी जैसे जो भी जिस लेवल के भी इलेक्शन इत्यादि होते हैं उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। मेरठ और बुलंदशहर के अलावा 2 दिन पहले अलीगढ़ से भी 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया था। यूपी ADG ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार रोहिंग्याओं से हवाला कनेक्शन के सबूत मिले हैं। LJP पर कब्जे के लिए चल रही लड़ाई अभी थमी नहीं है। क्या है ये पूरी खबर, अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। बंगले पर दावेदारी के लिए LJP के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के पास अर्जी दाखिल की है। शुक्रवार को सबसे पहले पारस गुट की टीम आयोग के दरवाजे पहुंची और जानकारी दी कि LJP ने नए अध्यक्ष को चुन लिया है और नया नेता पशुपति पारस है। इसके बाद चिराग पासवान अपने 5 साथियों के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंचे। दरख्वास्त की कि बंगले पर असल दावा उन्हीं का है और जो कोई भी दावेदारी जताने आ रहे हैं उनकी बात सुनने के बाद उनकी भी बात सुनी जाए। कहीं न कहीं बातें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट भी हैं, न सिर्फ कमीशन के सामने बल्कि आप सबके सामने। इसके पहले पटना में पशुपति पारस ने दावा किया कि पार्टी संविधान के तहत ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद अब चिराग दावा कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर को गलत जानकारी दी गई है। बंगले की लड़ाई अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। खुद चिराग भी कह चुके हैं कि वो हार मानने वाले नहीं है। अब इस लड़ाई का फैसला आयोग करेगा कि बंगले का असल मालिक कौन है। केरल में एक व्यापारी जहाज की मदद के लिए कैसे भारतीय तटरक्षक बल आगे आया, दिखाते हैं।
केरल में कासरकोड तट के पास बिजली गुल हो जाने के कारण ब्लैकआउट हुआ एक व्यापारी जहाज मुश्किल में फंस गया। ऐसे में जहाज पर चालक दल के कुल 14 सदस्यों की जान पर आफत आने लगी। हालांकि तब भारतीय तटरक्षक बल देवदूत बनकर आगे आए। व्यापारिक जहाज की ओर से तटरक्षक से मदद मांगने के बाद दल तुरंत एक्शन में आ गया। तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारियों के एक दल को व्यापारी जहाज तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इन्हें व्यापारी जहाज पर एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया। तटरक्षक बल ने ट्वीट पर लिखा, आईसीजी ने MV JSW मिहिरगढ़ के SOS कॉल का तेजी से जवाब दिया गया, जिसमें कासरकोड में बिजली की विफलता के कारण 14 चालक दल को फुल ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। आईसीजी हेलीकॉप्टर ने मैंगलोर से विश्लेषण के लिए CLL टीम और गैजेट्स को एयरलिफ्ट किया और खराब मौसम के बीच जहाज पर उतर गया। फिलहाल सुधार प्रगति पर है। देश के कई हिस्सों में मानसून के दस्तक के साथ ही जल प्रलय का नजारा भी दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। मानसून का मौसम शुरू हो गया है। नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर पानी के तेज बहाव की वजह से पुल बह गया। तो कहीं पर बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से हुए इस गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया है, जिसे लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश की वजह से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे भी हालात हो गए हैं। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो इन इलाकों में रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाड़मेर में महज 1 घंटे की बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। राजस्थान के बाड़मेर शहर का ये खौफनाक नजारा महज 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद का है। लोगों ने भीषण गर्मी और उससे छुटकारा पाने की कामना तो की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शहर में जल प्रलय ही आ जाएगा। देखते ही देखते बाड़मेर शहर की सड़कें लबालब तालाब की तरह भर गई। स्टेशन रोड से लेकर कलेक्ट्रेट तक सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी बहने लगा, जिससे दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं 2 व्हीलर पानी में बहते नजर आए तो कई जगह बाइक सवार पानी में फंस गए। सबसे खौफनाक नजारा विश्वकर्मा सर्किल पर दिखा, जहाँ पानी के सैलाब के बाद सड़क धंस गई। सुबह से बहुत तेज गर्मी थी। गर्मी के बाद में दोपहर लगभग 2 बजे बारिश शुरू हुई और बारिश सिटी के अंदर बहुत ही अच्छी थी। जहाँ रास्ते में लोगों के चलने के लिए अड़चने आई और जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया, इससे अनेक प्रकार की चलने में दिक्कतें पैदा हो गई। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.